सभी को सादर नमस्कार। समय की क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ के द्वारा आयोजित अल्पकालिक यह व्याख्यान शिविर में जुड़ रहे आप सभी सुधीय जनों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज एक ऐसे विषय को लेकर के आपके बीच में सीआरसी लखनऊ आया है जो हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे समुदाय के लिए और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं उसमें अर्ली इंटरवेंशन को विशेषकर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के सापेक्ष उस भाव में कैसे देखें, इस पक्ष की महत्वपूर्ण भावुकता को लेकर के आज हमारे बीच हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर आलोक कुमार भुवन सर, निदेशक मनोविकास दिल्ली, हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ, श्री उदय प्रताप सिंह सर, श्री कुमार भरत भूषण सर। आज के कार्यक्रम में हमें अपना मानसिक आशीर्वाद प्रदान कर रही है आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम, निदेशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, और हमारे बीच अपनी यशस्वी उपस्थिति लगा रहे हैं आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। समय हो चुका है इस वृद्धिवत भाव को आज प्राप्त करने का, और समय हो चुका है एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने आदरणीयों का महत्वपूर्ण भाव लेने के। तो मैं सर्वप्रथम सादर आमंत्रित करता हूं श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ को। सर आप आए और आज के इस कार्यक्रम में हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर अभिभूत करें। आदरणीय रमेश पांडे सर। मेरी आवाज पहुंच रही है पांडे जी? जी जी पहुंच रही है। नमस्कार। सबसे पहले तो आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के हमारे चीफ स्पीकर और इस विशेष शिक्षा पुनर्वास के क्षेत्र में बहुत कम समय में एक नया आयाम स्थापित करने वाले हमारे बड़े भाई की तरह डॉक्टर आलोक कुमार भुवन जी, आज के इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हमारे ऑफिसर्स राजीव रंजन जी, नागेश पांडे जी, उदय जी और कुमार भारत भूषण जी, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स, सीनियर प्रोफेशनल और हमारे राष्ट्रीय संस्थान से रिटायर हुए श्री जगदीश गुप्ता जी। ये जो विषय है, इस विषय के सापेक्ष में हमारी मिनिस्ट्री बहुत सारे कदम उठा रही है और उनके जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली इंटरवेंशन का जो स्वरूप है हमारे एक्ट में जो लिखा गया है उसके तहत देश में 14 जगहों पे क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स एज ए पायलट प्रोजेक्ट खोले गए हैं, उसमें लखनऊ भी एक। इस अर्ली इंटरवेंशन के महत्व को यूएन से लेके, डब्ल्यूएचओ से लेके और जो दूसरी दुनिया की महत्वपूर्ण एजेंसीज उन सब ने भी दर्शाया है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन ये सिर्फ दिव्यांगजनों के जीवन तक सीमित नहीं है। इसका महत्व देश की इकोनॉमी पे भी पड़ता है, देश के डेवलपमेंट पे भी पड़ता है, और जो एक पूरी उस पर्टिकुलर देश को लेकर पूरी दुनिया में एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको लेकर जो इम्पैक्ट है उस पर भी पड़ता है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स डब्ल्यूएचओ की और यूनिसेफ की हमारे पास है। मैं आप सभी का अपने मंत्रालय की तरफ से, अपने राष्ट्रीय संस्थान की तरफ से, अपने सीआरसी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो टॉपिक है पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन अर्ली इंटरवेंशन एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, उसको लेके डॉक्टर आलोक कुमार भुवन जी से बेहतर स्पीकर, बेहतर गाइड और बेहतर समझाने वाला दूसरा कोई रिसोर्स पर्सन देश में है नहीं। और आप सब इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो, ऐसी मेरी इच्छा भी है, ऐसी मेरी उम्मीद भी है। और इस कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग है
वो भी हम लोग अपने YouTube चैनल वगैरह पे डालते हैं, जिससे भविष्य में भी जो इस सेक्टर में, स्पेशल एजुकेशन और डिसेबिलिटी रिहेब सेक्टर में अपना कैरियर बना रहे हैं, या पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेके रेफरल खोज रहे हैं, रेफरल की तलाश में रहते हैं, एप्रोप्रिएट मीडियम की तलाश में रहते हैं, रिहेब सर्विसेज पे अपने बच्चों को लेके कहाँ जाए, किस तरह के अप्रोच को अपनाएं, उसको लेके जो हमारे पेरेंट्स रहते हैं उनको भी बहुत सहायता मिलती है। मैं फिर से अपने आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर आलोक कुमार भुवन जी को, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए उनका फिर से स्वागत करता हूं। हमारे सभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स और टेक्निकल स्टाफ जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके प्रति भी आभार। हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनसे आशा करता हूं कि पूरे टाइम जुड़ के डॉक्टर आलोक कुमार भुवन जी के विचारों को सुनेंगे, और जो कुछ भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो इसी कार्यक्रम के दौरान आप डॉक्टर आलोक कुमार भुवन जी से पूछ सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है अर्ली इंटरवेंशन में, और ये जो हम लोग ई सीरीज वेबिनार्स ये चला रहे हैं पैंडेमिक शुरू होते ही, ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है, जिससे देश में खासकर हमारे सेक्टर में वेबिनार्स और ई सीरीज शुरू हुई। तो आलोक भैया, मैं फिर से आपका बहुत स्वागत करता हूँ। जगदीश सर, आपका भी स्वागत करता हूँ, और सारे पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, मैं सादर वंदित करता हूं आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर आलोक कुमार भुवन सर, निदेशक मनोविकास दिल्ली। विषय है पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड अदर स्टेक होल्डर इन अर्ली इंटरवेंशन एज पर RPWD एक्ट 2016। आदरणीय आलोक सर। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारा हमने तो शुरू किया था, लेकिन आप इसको जारी रखे हैं पूरे वेबिनार्स को, और मैं पूरे कंपोजिट रिहैबिलिटेशन रीजनल, इसका मैं पूरा नाम भी लेने में थोड़ा, कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर द स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मैं सही ले पाया ना? ऐसा ही नाम है। तो CRC लखनऊ को बहुत ही साधुवाद देता हूँ, बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा एक यशस्वी तेजस्वी डायरेक्टर के अधीन, मतलब अधीन तो नहीं कहेंगे, उसके गाइडेंस में, उसके मार्गदर्शन में जो CRC लखनऊ ने काम किया है। और मुझे जितना मिनिस्ट्री से पता चला कि जो आपका अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है। और मैं बहुत ही इसके लिए तो मैं कहूँगा कि जो हमारे रमेश भाई ने इतना सारा रिसर्च किया है, इतना सारा अपना दिमाग लगाया है उस अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के लिए, मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। खास करके जो भी आपकी टीम है, जैसे राजीव रंजन जी को मैं देखता हूँ कि बहुत ही बड़े ही एक्टिव रहते हैं, नागेश पांडे जी हैं, उदय प्रताप सिंह जी हैं, कुमार भरत भूषण जी हैं, सबको मैं थैंक यू करता हूँ कि आप जो है खास करके आज के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि गिविंग मी द चांस टू ज्वाइन दिस वेबिनार, और आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, सो थैंक यू। और मैं इस वेबिनार में मैं देखा हूँ कि जगदीश सर हैं, और मैंने भी बहुत सारे लोगों को अपने लिंक्स में डाला है, अपने लिंक के थ्रू। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे इसमें, इंक्लूडिंग डॉक्टर एल गोविंदा राव सर, और जेसी गुप्ता सर तो हैं ही। तो मैं सभी का, मैं यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ तो, लेकिन जितने भी लोग हैं सभी गुरुजनों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खास करके CRC टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के लिए। जैसा कि आज टॉपिक है कि RPWD एक्ट, या जो अधिनियम है 2016 का, उसके अनुसार जो प्रारंभिक हस्तक्षेप है जो अर्ली इंटरवेंशन में, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। तो अगर मैं इन जनरल देखूं तो पूरे, अगर इस एक्ट को पूरी तरह से अगर पढ़ा जाए तो अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बहुत कम बातें की गई है, ना के बराबर बातें की गई है इस एक्ट में। हाईलाइटेड, मतलब कि हाईलाइटेड इन द सेंस कि बहुत ही स्पेसिफिक होके, जैसे इस एक्ट में इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बहुत ही स्पेसिफिक होके बात कही गई है, एडल्ट एजुकेशन के बारे में कही गई है, स्किल ट्रेनिंग के बारे में कही गई है, हायर एजुकेशन के बारे में कही गई है। लेकिन खास करके जो अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बातचीत होना था, और जितना काम अभी हो रहा है,
उस हिसाब से अगर देखें तो एक्ट में उतनी बातें नहीं है, लेकिन काम सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा हो रहा है उसमें। इसके लिए मैं कांग्रेचुलेट करूंगा। जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का, ये मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि दिस इज somehow it is to give the effect to the UNCRPD कि जो UNCRPD भारत एक सिग्नेटरी है UNCRPD का, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का। तो उसमें जो भी चीज अडॉप्ट किया गया था एज ए सिग्नेटरी, उसको देखकर ये पूरा उसको उसको रेक्टिफाई करके ये एक्ट बना। तो हमें कुछ इस एक्ट के बारे में जस्ट इसके 2-4 हाईलाइटेड पॉइंट समझना चाहिए, जिससे कि हमारा काम और भी आसान हो जाएगा अर्ली इंटरवेंशन के बारे में। इस एक्ट में जो सबसे पहली बात कही गई है वो रिस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट डिग्निटी के बारे में बात कही गई है। जो अंतर्निहित हमारी गरिमा है, या जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का, जो दिव्यांगजन का, उसकी जो सेल्फ ऑटोनॉमी है, जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, उसकी जो स्वायत्तता है, उसके सम्मान के बारे में कही गई है। जिसमें कि बहुत सारी चीज ऐसी भी आती है जिसमें उसको पसंद बनाने की बात आती है, स्वतंत्रता आती है, हर प्रकार की स्वतंत्रता आती है कि व्यक्ति खुद अपना चॉइस बना सके। तो अगर हम बचपन से किसी के बारे में देखते हैं, किसी भी, चाहे वो दिव्यांगजन हो या कोई भी बालक हो, कोई भी बच्चा हो, उसके बारे में अगर हम बातचीत करते हैं, तो अगर हम इस एक्ट के फर्स्ट प्रियम्बल को देखें तो उससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम चॉइस बिल्ड करें किसी भी व्यक्ति का, हम उसको उसको एज ए पर्सन समझें, उसको इनहेरेंट डिग्निटी दें, तो वहां से ही उसकी डिसेबिलिटी जो है वो कम हो सकती है, जो भी उसका इम्पेयरमेंट है, जो भी उसमें कमी है, वो कम हो सकती है। दूसरी बात जो इसमें कही गई है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की गई। तो जितनी भी सर्विसेज कोई भी बच्चे के लिए, चाहे वो मेन स्ट्रीम बच्चे के लिए हो, चाहे वो पर्सन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए हो, किसी के लिए भी हो, उसमें आ, हर सर्विसेज में इनका अधिकार है, चाहे वो कोई भी इंक्लूसिव। तो अगर हम बात करें कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में, RPWD एक्ट में अगर ये बात अर्ली इंटरवेंशन के बारे में नहीं कही गई है, लेकिन दूसरे एक्ट्स में बहुत बातें की गई है जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से रिलेटेड है। उन सब एक्ट में, उन सब प्रोविजंस में बहुत सारी बातें हैं। तो हम एक चीज अपने दिमाग में रखें कि अगर हम इस एक्ट में या UNCRPD में बहुत कम अगर अर्ली इंटरवेंशन के बारे में जानते हैं या कम उसमें हाईलाइट है, तो और भी जहां जहां पर इस तरह के मुद्दे हैं, अर्ली इंटरवेंशन के मुद्दे हैं, वहां पर हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को डिस्क्रिमिनेट ना करें। ये हमारे ध्यान में एक बहुत अच्छी एक अच्छा प्रभावशील एक विचार आना चाहिए और विचार रहना चाहिए। और हम लोग जहां तक सवाल है इंक्लूसिव सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि समान भागीदारी हो, समावेशन में भागीदारी हो, तो वहां पर भी अगर हम एक समावेशी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, एक इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं, तो वहां पर भी जितने भी चीज है, अगर हम बचपन से अगर एक समावेशी सोच के साथ, एक बचपन से समावेशी सर्विस थॉट प्रोसेस के साथ अगर काम करें, तो शायद आने वाला जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट है, वो सब कुछ बड़ा ही आसान हो सकता है। और एक यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं कि एक्सेसिबिलिटी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है हमारे RPWD एक्ट में भी और UNCRPD में भी। तो एक्सेसिबिलिटी को अगर हम देखें तो अर्ली इंटरवेंशन में अगर एक्सेसिबिलिटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो जो अभी रमेश पांडे जी ने कहा कि आपके जितने भी नेशनल सेंटर्स हैं, बहुत सारे CRCs हैं, वहां पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स खुले हैं। तो हम स्कूल में एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कॉलेज में करते हैं, जॉब साइट पे करते हैं, सोसाइटी में करते हैं। लेट अस थिंक अबाउट एक्सेसिबिलिटी इन द हॉस्पिटल्स वेयर द अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन। जहां पर अगर हम देखें कि अगर अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम्स के बारे में हम बात करते हैं, तो जो प्ले वे स्कूल्स है वहां पर भी एक्सेसिबिलिटी के बारे में देखें। तो अगर हमें एक्सेसिबिलिटी की सीख लेनी हो, तो जो अभी ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स बने हैं क्रॉस डिसेबिलिटीज के, जहां जहां भी बने हैं, जितने भी रीजनल सेंटर्स में या नेशनल इंस्टीट्यूट्स में बने, वहां से हम इस
को सीख सकते हैं। लेकिन इस पूरे एक्ट में जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी और यूएनसीआरपीडी एक्ट में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, जिसको कि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और आप सभी इसको जरूर इस टर्म्स को जरूर अपने जहन में रखिए। दैट इज द इवॉल्विंग कैपेसिटी। इवॉल्विंग कैपेसिटी का मुझे शुद्ध हिंदी तो नहीं पता चला, सर हो सकता है कि उसके बारे में बताएं। तो इवॉल्विंग कैपेसिटी के बारे में है कि रिस्पेक्ट फॉर द इवॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी। ये एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। जितने भी यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इवॉल्विंग कैपेसिटी होता क्या है कि अगर सपोज करिए कि आज मैं बटन नहीं लगा सकता हूं और कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद मैं बटन लगाना सीख रहा हूं, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है। अगर एक छोटा बच्चा, अगर एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन हुआ कि उसमें कोई एट रिस्क है, कोई डिसेबिलिटी का एट रिस्क है या कोई इंपेयरमेंट का एट रिस्क है, और हमने उसका अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट किया, हो सकता है अगले 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में जो उसकी डिसेबिलिटी है वो खत्म हो जाए। तो उसकी जो कैपेसिटी थी, जो हमने अर्ली इंटरवेंशन में जो उसकी जो डिसेबिलिटी के इंडिकेटर्स की कैपेसिटी थी, वो इवॉल्व कर दी गई और वो मेन स्ट्रीम कैपेसिटी बन गई। तो जो एक इवॉल्विंग कैपेसिटी का जो कंसेप्ट है, उस जो बच्चे के की जो विकसित हो रही क्षमताओं को सम्मान करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको डिसेबिलिटी के ही एंगल से नहीं देखना, उसको मेन स्ट्रीम एंगल से देखना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पूरे इस एक्ट में चाहे यूएनसीआरपीडी हो, चाहे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो, ये इवॉल्विंग कैपेसिटी को एक बच्चे को, कोई भी दिव्यांग बच्चा है, उसको एक पहचान देता है और उसको एक उनके अधिकार को कैसे हम सम्मान करें, इसके बारे में बात करता है। तो जब भी आप इस एक्ट को पढ़ रहे हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा अर्ली इंटरवेंशन के बारे में इस एक्ट में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो एच लाइन है, आप देखेंगे प्रीएम्बल का एच पार्ट है, जितना मुझे याद है, जो इवॉल्विंग कैपेसिटी का पार्ट है, उसे जरूर अपने दिमाग में रखेंगे। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो अपने जीवन को समझने लगते हैं और उनको वो अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं, वो अधिक से अधिक सक्षम हो जाते हैं। और यह धीरे धीरे होता है। यह आप कहेंगे कि एक दिन की ट्रेनिंग में अर्ली इंटरवेंशन दे दिया या कुछ कर लिया तो उसमें एक दिन की ट्रेनिंग में ऐसा नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे होता है, समान गति से नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन बच्चे का जो एक अनुभव है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो ग्रेजुअली वो क्या होता है कि वो मैच्योर करने लगता है और फिर उसकी क्षमताएं बढ़ने लगती है। और फिर क्या होता है, वो उसकी जब क्षमताएं बढ़ जाएगी तो हो सकता है अर्ली इंटरवेंशन के कारण उस बच्चे में डिसेबिलिटी भी हमें ना पता चले। और जैसे ही हम इवॉल्विंग कैपेसिटी के बारे में जो भी क्षमताएं विकसित करने का जो ऐसा एक शब्द कहा गया है, ये बच्चे के विभिन्न हिस्से में हो सकता है। चाहे वो बच्चा उसका कोई रीजनिंग एबिलिटी हो, चाहे उसका फिजिकल एबिलिटी हो, चाहे उसका कॉग्निटिव एबिलिटी हो, किसी भी एबिलिटी में वो, या सोशल एबिलिटी हो, किसी भी एबिलिटी में आप देखेंगे कि वो बच्चा इवॉल्व कर रहा है, उस बच्चे की कैपेसिटी इवॉल्व कर रही है, तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है। और इस एक्ट में इस टर्म्स को बड़े अच्छे से रखा गया है। वो मैं रियली मैं भी था एक्ट बनाने के समय में, पता नहीं क्यों नहीं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई, लेकिन जो ये एक एच पॉइंट है, इवॉल्विंग कैपेसिटी का पॉइंट है, ये हमें हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि इसी से एक बच्चे की क्षमता या उस क्षमता में उसका तर्कपूर्ण निर्णय लेने के लिए वो कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे वो चॉइस बना सकता है, वो पूरे एक्ट का एक सार छिपा हुआ है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात आई जो आज का टॉपिक है, स्टेक होल्डर्स के बारे में, कि किस किस तरह के स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करता है हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। मैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जाने से पहले आई टॉक अबाउट द यूएनसीआरपीडी के कुछ आर्टिकल। जो आर्टिकल 23 है, वो हमारी यही आर्टिकल आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी है। मैं उसके बारे में बाद में आपसे बात करूंगा। यूएनसीआरपीडी में एक आर्टिकल 23 है, जो आर्टिकल है रिस्पेक्ट फॉर होम एंड द फैमिली।
मतलब घर और परिवार का सम्मान, घर और परिवार वालों का सम्मान। अगर हम कोई भी है, इसमें कही गई है कि जितने भी स्टेट पार्टीज है वह यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांग बच्चे के पास क्या है, परिवार है, वह किसी परिवार में पल रहा है। तो अगर अर्ली इंटरवेंशन का सबसे पहला स्टेक होल्डर उसका फैमिली मेंबर्स है, और अगर मान लीजिए कि बहुत ऐसे केसेस हैं जहां पर फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो जो परिवार में जीवन यापन से संबंधित, परिवार में जीवन यापन करने का जो अधिकार मिला है, चाहे वो यूएनसीआरपीडी में या फिर हम देखें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, इस अधिकार का जो एहसास है, इस अधिकार का जो फीलिंग है, वो बच्चे में आना चाहिए कि हमारा जो लालन पालन पोषण हुआ है वो एक परिवार में हुआ है। अब क्या होता है कि कोई बच्चा कोई परिवार जो है उस बच्चे को छिपाता है या फिर उसको परित्याग कर देता है, कि बच्चा को अबंडन कर देता है, या कभी कभी निग्लेक्ट कर देता है, या सेग्रीगेशन हो जाता है किसी किसी फैमिली में। तो अगर कोई ऐसा इंडिकेशन कहीं भी मिलता है कि किसी भी बच्चे को डिसेबिलिटी के कारण उस परिवार में सेग्रीगेशन का या उसको डिप्राइव होना पड़ रहा उस फैमिली से, तो यहाँ पर उस परिवार के ऊपर जो है, उस परिवार को सहयोग करने का काम जो है वो स्टेट पार्टी का है। उस परिवार को कैसे एम्पावर किया जाए कि वो बच्चा का लालन पालन पोषण जो है उस परिवार में हो। तो अगर हम अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे जो पहला स्टेक होल्डर्स है, जो सबसे पहला एम्पावरमेंट करने की जो बात है, जहां पर जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी परिवार और फैमिली की है। और अगर हम इसको सम्मान करना या इसके बारे में बातचीत करें कि कैसे वो परिवार कर सकता है, तो बहुत सारे आयाम हैं जो सरकार या बहुत सारे लोग इसको मदद कर सकते हैं। हमारा एक समाज मदद कर सकता है कि उस परिवार को डिसेबिलिटी को समझने में पहले मदद करे, फिर धीरे 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 वो बच्चा जो है परिवार में रह के बहुत आगे बढ़ सकता है। और मैं एक दूसरा जो स्टेक होल्डर समझता हूँ अर्ली इंटरवेंशन, वो है हेल्थ हेल्थ प्रोग्राम्स। जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, दिव्यांग व्यक्ति के लिए जो भी आवश्यक सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, उसके बारे में अगर हम देखें कि कोई भी इम्पेयरमेंट के कारण या डिसेबिलिटी के कारण, कोई भी अक्षमता के कारण अगर लगता है कि किसी भी व्यक्ति में या किसी बच्चे में कोई डेवलपमेंटल डिलेड हो गया है या कोई इंडिकेशन मिल रहा है, तो हमारे जो हेल्थ का जो यूएनसीआरपीडी का आर्टिकल 25 आर्टिकल 25 हेल्थ के बारे में बात करता है यूएनसीआरपीडी का। तो आर्टिकल 25 में एक बड़े ही अच्छे से, बड़े ही इंडिकेटिव वे में लिखा गया है कि अर्ली इंटरवेंशन के बारे में, कि अर्ली इंटरवेंशन and intervention as appropriate and service designed to the service to be designed by the ministry, appropriate ministry। अगर हमें कोई भी लगता है कि कोई शीघ्र पहचान करना उस बच्चे में कि डिसेबिलिटी के बारे में, या कोई हस्तक्षेप करना है, इंटरवेंशन करना है, या उसके उस तरह की कोई सेवा को बहाल करना है, या उसके डिसेबिलिटी को रोकने के लिए कोई प्रोग्राम डिजाइन करना है, कोई चीज करना है, तो वो चाहे बच्चे हो या बड़े हो, लेकिन बच्चे को खास करके है। तो हेल्थ सेक्टर का, हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, और एक बहुत बड़ा अगर हम कहें कि वो स्टेक होल्डर्स है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स के। तो जब भी हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला जो स्टेक होल्डर्स है वो है फैमिली एंड पेरेंट्स एंड फैमिली, घर परिवार, होम एंड फैमिली आप कह दीजिए, या फिर जो हेल्थ सेक्टर में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, वो सभी को ये सर्विसेज ये सर्विसेज बहाल करनी है, ये सर्विसेज के लिए, इस तरह की सर्विसेज के लिए आगे आना है। तो हम अगर बात करें तो दूसरा स्टेक होल्डर्स हमारा हेल्थ सेक्टर, और तीसरा जो स्टेक होल्डर्स है इसी में हेल्थ में ही अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं कि सरकार क्या करती है, सरकार क्या करे, तो सरकार का जो दायित्व है इस, चाहे यूएनसीआरपीडी में हम देखें, चाहे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में देखें, खास करके अर्ली इंटरवेंशन से रिलेटेड, वो है कि जो अवेयरनेस रेजिंग का है, जो जागरूकता बढ़ाने का है, उसके बारे में है। अगर कोई भी किसी भी लेवल में अगर हम
कोई भी फॉस्टर करना है एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेट करना है किसी को अर्ली इंटरवेंशन के बारे में, चाहे माँ बाप को, पेरेंट्स को, सोसाइटी एट लार्ज को, अगर कोई एटीट्यूडनल अगर कोई प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में कि अर्ली इंटरवेंशन, जैसे मैंने एक बात उठाई थी शुरू में कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर डिसेबिलिटी के कारण बच्चे को सेग्रीगेट कर दिया जाता है। तो उस तरह के सिस्टम में, उस तरह के सिनारियो में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे एटीट्यूडनल चेंज करें, कैसे हम वो करें, और गवर्नमेंट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारे सीआरसीज और एनआईज ने जो अगर इस तरह का प्रोग्राम्स, अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम्स बनाया है, ना कि आज से बना हुआ है। मैं जब से वो संभाला हूँ, जब से इस सेक्टर में हूँ, तब से अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम चल रहा है। एंड आई रिमेम्बर कि जितने भी एनआईज हैं उन सब में अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम कई वर्षों से चल रहा है। तो ये सिर्फ अर्ली इंटरवेंशन का सर्विसेज देना ही नहीं, जागरूकता करना भी उनका काम है, और वो कर रहे हैं बड़े अच्छे से, ये चीज हो रहा है। लेकिन और भी अगर हम मैसिव लेवल में चलें कि हम कोई लोकल गवर्नमेंट को शामिल कर लें, हम स्टेट गवर्नमेंट को शामिल कर लें, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स को शामिल कर लें, तो ये सारे भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ मिनिस्ट्रीज के प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे एजुकेशन मिनिस्ट्रीज के प्रोग्राम्स हैं, आंगनबाड़ी के प्रोग्राम्स हैं, चाइल्ड यूनिसेफ के प्रोग्राम्स हैं। तो उन सब प्रोग्राम्स में ये ऑलरेडी ये कंपोनेंट्स है अवेयरनेस रेजिंग का। और अगर हम बात करें, ये तीन तो प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो फैमिली, एक हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले, और एक हमारा गवर्नमेंट कि कैसे वो करे। और चौथा जो स्टेक होल्डर्स हम अगर बात करें कि कौन कौन इस प्रोग्राम्स के बारे में बात कर सकता है, तो इसमें एक अगर हम एक बहुत ही एक कंप्रिहेंसिव, एक बहुत ही एलोबरेटिव रूप में बात करें तो जितने भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं सभी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस प्रोग्राम के। जितने भी एजुकेटर्स हैं सभी एक बड़े स्टेक होल्डर्स के रूप में है। अगर मैं कहूँ कि मोर अबाउट 1 लाख से ज्यादा रिहा प्रोफेशनल्स अब इस सेक्टर में आ चुके हैं। तो हम अगर इस वर्कफोर्स के बारे में बात करें कि अर्ली इंटरवेंशन में कौन काम करेगा, तो इतने सारे वर्कफोर्स है, हम और भी वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। अब हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से अगर मैं बात करूं कि लेट अस टॉक अबाउट द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। इसमें जो स्टेक होल्डर्स के बारे में बात की गई है, इसमें भी वही होम एंड फैमिली मेंबर्स के बारे में बात की गई है कि जो दिव्यांग बच्चे के माता पिता हैं वो दिव्यांगता के आधार पर उसको अपने फैमिली से अलग नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो अलग नहीं कर सकते, मैं बहुत सारे ऐसे कंडीशंस में देखा हूं कि माँ बाप के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो दिव्यांग बच्चे का पालन पोषण कैसे करें। अगर उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, अगर मान लीजिए वो बहुत ऐसे रिमोट एरियाज में रह रहे हैं जहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, तो वहां पर वो क्या करेंगे। तो जो बच्चे के सर्वोत्तम हित में हमें कोई स्टेप्स लेना है, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एक बहुत अच्छी बात कही गई है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन उसके हित में डिसीजन लेगा। तो उसमें एक सक्षम न्यायालय के बारे में बात की गई है, जितना मुझे याद है कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के बारे में। अगर कोई फैमिली मेंबर्स, अगर किसी को भी लगता है समाज में कि कोई अपने बच्चे का देख रेख नहीं कर रहा है, तो यू कैन रीच टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट, और वहां पर उस कोर्ट में बहुत सारे हमारे CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज है हर डिस्ट्रिक्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट में जे एक्ट के अनुसार बहुत सारा प्रोविजन है, हर इवन की पंचायत लेवल में भी प्रोविजन है, इवन ब्लॉक लेवल में भी प्रोविजन है। हम उस प्रोविजन में जो मेन स्ट्रीम प्रोविजन है उस प्रोविजन में जाए और वहां से हम उस कॉम्पिटेंट कोर्ट को डिसीजन लेने दें कि अगर कोई बच्चा डिप्राइव हो रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं मिल रही है अर्ली इंटरवेंशन के बारे में, तो वो कोर्ट सक्षम निर्णय ले सकता है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग विच मे बी जब ये एक्ट बन रहा था तो मैं बड़ा इसमें एक्टिव था इस पार्ट को लाने में कि ये चीज आना ही चाहिए कि अगर ऐसे माँ बाप जो कि कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो उसको कौन देखेगा, तो दैट इज गुड थिंग। लेकिन एक चीज और इसमें है कि अगर मान लीजिए कि कोई माँ बाप असमर्थ है या वो सक्षम अदालत के पास जाता है और उसके साथ अपना पूरा का पूरा अपना जो भी उसका ब्यौरा है जो भी उसको रखता है, अगर कोई
कोर्ट या कोई भी सोसाइटी एट लार्ज, सोशल सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, अगर वो चाहता है कि उस बच्चे को फोस्टर केयर दें, हम अपने घर में रख के पालन पोषण करें, तो वो भी कर सकता है। वो परिवार का सेटिंग होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि हमने किसी बच्चे को गोद ले लिया या हम बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं और हम किसी और जगह पे रख दिए, अनाथालय में रख दिए या कहीं और रख दिए, ऐसी बात नहीं। वो घर के सेटिंग में उस बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं, उस बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड केयर कर सकते हैं। समुदाय के भीतर भी हम ऐसा कोई सेटिंग बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे हो, तो हम उस तरह का एक पूरा गैर सरकारी संगठन बना सकते हैं, एक कोई लीगल बॉडी बना सकते हैं अंडर दिस एक्ट। हम उसको रजिस्टर करा सकते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर। एंड यहाँ पर वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सकती है कि उसको कौन देख रेख करेगा, कौन उसका फंड्स करेगा। इवन वी हैव सीन इन द केरला एंड तमिलनाडु, बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए, खास करके केरला में बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए कि जहां पर पंचायत जो है उस पूरे बच्चे का देख रेख करती है, और वो फोस्टर हो रहा है, किसी फैमिली में रह रहा है, उसका अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम्स भी चल रहा है, सर्विसेज भी चल रहा है, और उस बच्चे का पूरा देख रेख जो है वो पंचायत, वो जो लोकल गवर्नमेंट है वो कर रही है। तो इस तरह के भी प्रोग्राम्स के प्रोविजंस हमारे हैं। आई थिंक इट इज सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट, होम एंड फैमिली के बारे में, जहां आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो ये बात कही गई है, उसमें हम बड़े ही अच्छे प्रोविजंस है, इस प्रोविजंस को भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं, जो आरपीडब्ल्यूडी में सेक्शन 25 में ही, आरपीडब्ल्यूडी में भी ये बात कही गई है कि इसमें पता नहीं अभी अपने कंट्री में ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन एक्ट में ये लिखा हुआ है, स्क्रीन ऑल द चिल्ड्रेन एटलीस्ट वंस अ ईयर टू आइडेंटिफाई एट रिस्क केसेस। ये बहुत ही क्लियर है कि अगर कोई बच्चा एट रिस्क पे है, कि उसको डिसेबिलिटी होने की संभावना है, तो वहां पर उस डिसेबिलिटी का पहचान, उस मामले का पहचान, उस जो भी इम्पेयरमेंट है उसका पहचान करना, और सभी बच्चे का पहचान करना, ये नहीं कि किसी एक बच्चे का पहचान करना, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, 1 साल के अंदर कम से कम उसका एक बार स्क्रीनिंग होना चाहिए कि अगर वो बच्चा कहीं एट रिस्क तो नहीं हो रहा, किसी डिसेबिलिटी का वो तो नहीं है। और ये मैं देख रहा हूँ कि जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के मैटरनल चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स हैं, उसमें मैं आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली इवन इन द बिहार एंड उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट में, कि उनके पास एक टूल्स बना हुआ है। दे आर आइडेंटिफाइंग कि कोई बच्चे में कोई एट रिस्क डिसेबिलिटी तो नहीं हो रही। अगर कोई एट रिस्क डिसेबिलिटी है तो दे रेफर टू द हॉस्पिटल फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे ब्लॉक हॉस्पिटल्स में अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम्स के कुछ कुछ यूनिट्स बने हैं, और वहां पर सब कुछ नहीं मिलता हो, लेकिन एटलीस्ट इंफॉर्मेशन मिल रहा है पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे में ऐसा कोई एटलीस्ट है, और वो बच्चा आगे चल के, चाहे वो सीआरसी चले जाए, चाहे एनआई चले, जहां भी उसकी सुविधा मिले, ये चीज हेल्थ डिपार्टमेंट एक कर रही है। और इसमें एक चीज है कि टेक द मेजर फॉर द प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। ये अर्ली इंटरवेंशन में बहुत जरूरी है कि अगर हम ये तीनों ही स्टेज पे बड़े अच्छे से अगर हमने माँ का केयर किया है, अगर हम किसी भी बच्चे का केयर किया है, माँ और बच्चे का केयर किया है, तो प्रसव से पहले या प्रसव के समय या प्रसव के बाद, तो वहां पर हम जो डिसेबिलिटी होने की संभावना है उसको हम कम कर सकते हैं। और अगर हम उसको कम कर सकते हैं तो ये जो अर्ली इंटरवेंशन में हेल्थ में जो ये पॉइंट्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये भी हमें देखना चाहिए कि जो भी स्टेक होल्डर्स कौन है। आप देखिए, कोई नर्सेस है वो भी स्टेक होल्डर्स है, कोई आंगनबाड़ी की जो आशा वर्कर है वो भी स्टेक होल्डर्स है, डॉक्टर वो स्टेक होल्डर्स है, हॉस्पिटल का हर एक स्टाफ स्टेक होल्डर्स है। अर्ली इंटरवेंशन में हम अर्ली इंटरवेंशन को अलग नहीं कर सकते। एक बड़े ही कंप्रिहेंसिव वे में, एक बड़े ही मैसिव नेशनल लेवल के वे में अगर सोचें, तो जो हेल्थ सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारे अर्ली इंटरवेंशन के एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, हम उनको शामिल करें।
अब मैं क्योंकि मेरा जो ज्यादा अनुभव है काम करने का वो एजुकेशन में ज्यादा है। हम लोग मनोविकास ने एक आरंभ चाइल्ड केयर सेंटर खोला है और वो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन हमारी कुछ फिलॉसफी अलग है। हम वहाँ पर बच्चे को प्रिपेयर करते हैं टू गो टू द मेन स्ट्रीम स्कूल, हम उसको एजुकेशन में जाने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो एजुकेशन की बात है, एजुकेशन को हम अर्ली इंटरवेंशन से कैसे जोड़ें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको हर व्यक्ति को, खास करके आज की जो आज का जो ये जितने हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इस मीटिंग के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि अगर हम फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के बारे में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बात कर रहा है, तो कब कब हम भेजें किसी बच्चे को। एक तो उसमें मैंने देखा है कि जब वो जो इसका शायद आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 का जो पार्ट ए है, वो वहां पर एज जो है वो निर्धारित कर दिया गया है 6 से 18 साल के लोगों के लिए। 6 से 18 साल के बच्चों को निर्धारित किया है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। लेकिन इसी का जो पार्ट 2 है, उसमें थोड़ा सा, चाहे तो वो नोइंगली अननोइंगली थोड़ा सा यहाँ पर आया है कि ये इंश्योर करता है कि एवरी चाइल्ड विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एवरी चाइल्ड, यहाँ पर एज के बारे में बात नहीं की गई है, हैव एक्सेस टू फ्री एजुकेशन इन अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट अंटिल ही रीचेस द 18। अब हम बात करते हैं कि अब जो एनईपी बनेगा या और भी बहुत सारे हमारे जो प्रोविजंस है, जिसमें कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। तो उसमें क्या है, एक प्रोविजन है कि अगर हम बचपन से किसी बच्चे को सिर्फ हम मेडिकल लेंस से ना देखें, रिहैबिलिटेशन के हम मेडिकल मॉडल से ना देखें, हम एक राइट बेस्ड मॉडल से देखें, एक सोशल मॉडल से अगर हम उसको रिहैबिलिटेशन करना स्टार्ट करें, अर्ली इंटरवेंशन करना स्टार्ट करें, तो हो सकता है कि वो अप्रोप्रिएट एज में वो इंक्लूसिव एजुकेशन में जा सकता है। तो ये एक जो एक्ट में एक छोटा सा जो प्रोविजन है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन चाइल्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैज एक्सेस फॉर द फ्री एजुकेशन, यहाँ पर हम कुछ फीचअप कर सकते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर में जो बच्चे को अगर हम भेजना चाहते हैं, तो वो एजुकेशन के लिए भी प्रिपेयर हो, एडमिशन इनटू द मेन स्ट्रीम के लिए भी प्रिपेयर हो, उसके लिए हम यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की गई है। अब हम बेसिकली मैं जहाँ काम करता हूँ वो आईडीडी है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। वहां पर स्कूल आते आते उस बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड केयर का भी जो प्रोग्राम का एज है वो खत्म हो जाता है, वो 10 साल 8 साल 6 साल से ऊपर के हो जाते हैं, जहां पर हम बहुत ज्यादा इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वहां पर एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं। और इस एक्ट में आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 16 है, उसमें एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि अगर हम जल्द से जल्द कोई भी बच्चे का, खास करके जो एसएलडी बच्चे हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो है, विशिष्ट सीखने की जो जिसमें की दिव्यांगता है, उस तरह के बच्चे को अगर हम करें तो हम अर्ली एज से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम अर्ली एज से हम ऑटिज्म को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से अगर बात करें कि कोई हाई सपोर्ट नीड वाला अगर कोई बच्चा अर्ली चाइल्डहुड केयर में आ रहा है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आ रहा है और वहां हमें लगता है कि उसका अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए, उसकी डिसेबिलिटी का रोकथाम होना चाहिए, तो वहां पर हम बहुत सारा चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और इसमें एक और बात है कि फ्री ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात है। जहां तक मुझे याद है उसमें लिखा हुआ है फ्री ट्रांसपोर्टेशन टू द चिल्ड्रन विद हाई सपोर्ट नीड। सबके लिए नहीं लिखा गया है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए नहीं लिखा गया, क्योंकि आरपीडी एक्ट में डिसेबिलिटी को, स्पेसिफिक डिसेबिलिटी को अलग रखा गया, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया, बेंचमार्क को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, हाई सपोर्ट नीड को अलग तरीके से डिफाइन किया गया। तो मे बी एक्ट के इंटरप्रिटेशन में आप ये देखिए कि अगर कोई भी बच्चा अगर किसी भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जा रहा हो या अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स में जा रहा हो या पढ़ने के लिए एजुकेशन सेंटर्स में जा रहा हो, तो वहां पर
जो उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है टू बी बोर्न बाय द इंस्टीट्यूशन। इवन कि कोई मेन स्ट्रीम स्कूल में अगर कोई बच्चा जा रहा हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं उस स्कूल से। तो इसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और भारत सरकार क्या कर रही है, वो अभी हमारे पांडे जी ने बताया, रमेश जी ने बहुत अच्छे से बताया कि भारत सरकार ने इसमें मैसिव एक्शंस लिया है पिछले कई सालों से अर्ली इंटरवेंशन में, और बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। मैं अगर कहूँ तो सभी एनआईज में और मोस्टली हम देखते हैं सीआरसीज में लोकल जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय करके जो स्कीम्स है उसमें बहुत सारे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स खुले हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बट अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट की भी मोस्टली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अर्ली इंटरवेंशन के सेंटर्स खुल चुके हैं। तो एक जो रिस्पेक्ट है, एक जो अगर हम बात करें अवेयरनेस के बारे में, वो है वहां पर हम अवेयरनेस हो रही है, सरकार भी अवेयरनेस हो रही है, और धीरे धीरे बच्चे को सिर्फ हम अर्ली इंटरवेंशन ना दें, थोड़ा सा हम अवेयरनेस को एक लेवल अप अगर हम करना चाहते हैं और इस एक्ट को रियली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और अर्ली इंटरवेंशन के सापेक्ष में अगर करना चाहते हैं, तो हम बच्चे के अगर हम उसके बात करें कि रिलेटेड टू द फैमिली लाइफ के बारे में बात करें कि उस बच्चे का फैमिली लाइफ बचपन से ही, एक छोटे उम्र से ही कैसे एक सुदृढ़ हो, कैसे एक रिलेशनशिप माँ बाप के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, नेबरहुड के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कैसे डेवलप हो, वहां पर हमें अवेयरनेस की जरूरत लगता है कि वहां पर चाहिए। वहां पर हमें बच्चे का कैसे लालन पोषण हो, कैसे नर्चरिंग हो, कैसे उसका चाइल्ड बेयरिंग हो, कैसे रेजिंग हो, वहां पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सोशल वर्क का काम है, एक सोशल वर्कर का काम है काउंसलिंग का, या बहुत मैसिव लेवल में सोशल वर्कर को भी रखा जाए इस अर्ली इंटरवेंशन के प्रोग्राम्स में। यहाँ पर एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिपार्टमेंट को सोचने की जरूरत है, एक सोशल वर्कर एज ए स्टेक होल्डर उसको भी लाने की जरूरत है। एक और भी बहुत बड़ा अस्त्र है, एक बहुत बड़ा हथियार है इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, और वो बच्चे से रिलेटेड हथियार है कि मेरे पास मैं डीसीपीसीआर में हूँ, दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, मैं उसका कंसल्टेंट हूँ, और ऐसे ही बहुत सारे चाइल्ड राइट्स के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक देखता हूँ कि अगर कोई चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है, और वो छोटे उम्र से उसका अब्यूज होना शुरू हो जाता है। मैंने देखा है, आई हैव सीन इट, आई शुड नॉट से इट इन पब्लिक, बट इट इज वेरी पैथेटिक कि कम 3 साल 4 साल ऐसे बच्चों के साथ बहुत सारे अब्यूजेस हुए, बहुत सारे फिजिकल अब्यूज है, उसका सोशल अब्यूज है, कहीं कहीं हमने सेक्सुअल अब्यूज भी देखे। तो जो इस तरह का जो अत्याचार है या इस तरह का कोई आपराधिक कोई चीज हो रही है, कोई घटनाएं घट रही है, तो ये भी अर्ली इंटरवेंशन का एक पार्ट होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो भी वो दिव्यांग बच्चे हैं, जो भी वो दिव्यांग बच्चा है, उस स्थिति में अगर उसका किसी भी प्रकार का अब्यूज हो रहा है, किसी प्रकार का शोषण हो रहा है, तो वहां पर हमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए, और कोई भी एक्शन ले सकता है। हम सभी में से यहाँ पर हम लोग जितने लोग हैं, they can, if you feel it, you must go to the local police, you must dial 1098 जो उसका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, जो भी करना है आप जरूर एक्शन लीजिए। इवन कि इन दैट केस ऑल्सो यू कैन हेल्प द फैमिली, नॉट ओनली टेक द एक्शन, हेल्प द फैमिली। कोई बच्चा अब्यूज इस तरह से हो रहा है कि उसको घर में खाने के लिए नहीं मिल रहा, उसका लालन पालन ही सही से नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी हम उसको हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो हम उसको कोई रिसोर्स से हेल्प कर दें, चाहे हम उसको एजुकेट कर दें। तो यहाँ जो इस तरह के अब्यूज हैं, वहां पर आपको बहुत ही अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए एज ए एवरीवन, एज ए सिटीजन ऑफ द नेशन। अर्ली इंटरवेंशन में हमारा एक बहुत बड़ा हर एक व्यक्ति का स्टेक है कि अगर कोई भी बच्चा डिप्राइव्ड हो रहा है, कोई भी बच्चा अब्यूज हो रहा है, तो वहां पर अपने आप को जागरूक करना, अपने आप को अटेंटिव करना, ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा हथियार है इस एक्ट में। और आप इस एक्ट में, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में प्रोविजन है कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ इसको केस फाइल कर सकते हैं, क्या क्या उस पर एक्शन हो सकता है। इवन कि डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में डिसेबिलिटी से रिलेटेड अलग अलग कोर्ट बन गए हैं,
तो आप वहां पर फाइल कर सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं। तो इस तरह की चीज को के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो जो जागरूकता के लिए जो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, ये हमें चाहिए। और अगर हम इस एक्ट को पढ़ते हैं या यूएनसीआरपीडी को करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो डेफिनेशन में ही आप देखेंगे, आर्टिकल 2 में ही देखेंगे कि कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई है। तो अगर वहां पर लगता है किसी भी बच्चे को कोई बैरियर है कम्युनिकेशन में, रीडिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, अगर किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन का बैरियर लग रहा है किसी बच्चे में, so this is the somehow we have to identify, and we could get the helpful support, so we could get the reasonable accommodations। वो चीज के बारे में हम बात कर सकते हैं। लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छा, चाहे हम कोई भी चीज हो, वो स्पोकन लैंग्वेज हो, नॉन स्पोकन लैंग्वेज हो, साइन लैंग्वेज हो, अगर हम उस तरह का सपोर्ट सिस्टम बनाए प्रॉपर, अगर हम शुरू से ही अर्ली इंटरवेंशन में शुरू से ही अगर हम एक अच्छे लैंग्वेज सपोर्ट के साथ, कि बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल में जाएंगे, नॉर्मल और डिसेबिलिटी बात नहीं करें, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इस तरह की बात करें। अगर हम लैंग्वेज सही करें, हम उसको ना कहें कि स्पेशल स्कूल चले जाओ, हम उसको इंक्लूसिव स्कूल के बारे में लैंग्वेज सही करके बोल लें। अगर हम वहां पर ही सही लैंग्वेज, सही सिस्टम का प्रयोग करते हैं, एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, पॉजिटिव लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर भी बहुत अच्छा हमारे पास बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो जितने स्टेक होल्डर्स, जितने भी थेरेपिस्ट हो या जो भी टीचर हो, जो भी उस सेंटर्स में काम कर रहे हो, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स में काम कर रहे हो, उनके लिए पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करना बहुत जरूरी है। और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ द डिसेबिलिटी, ये अगर आपको लगता है कि कोई प्ले वे स्कूल है, मैंने देखा है कि वो कोई चाइल्ड विद डिसेबिलिटी का एडमिशन नहीं ले रहा है, वो या फेयरली ट्रीट नहीं कर रहा है, तो वहां पर भी आप उसको अंडर दिस एक्ट यू कैन टॉक टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम, पर्टिकुलर स्कूल। लेकिन हम मोस्टली जितने भी गांव में, रूरल एरियाज में ईसीसी के जितने भी सेंटर्स खुले, अर्ली चाइल्डहुड केयर के आंगनबाड़ी सेंटर जितने भी खुले, वो बड़े ही सेंसिटाइज्ड हैं टुवर्ड्स चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो उन स्टेक होल्डर्स को और भी हम सेंसिटाइज कर सकते हैं, लेकिन दे आर द वेरी गुड सेंसिटाइज्ड इन दैट वे। और आप ऐसा ना सोचें कि रीजनेबल एकोमोडेशंस के बारे में जो बात करते हैं, वो सिर्फ एजुकेशन में ही जरूरत है। एकोमोडेशंस तो हमें अर्ली चाइल्ड केयर में भी जरूरत है। एकोमोडेशंस के बारे में बात हम जितना हम उसमें मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, जितना यूडीएल के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन के बारे में बात करते हैं, ये सारा जो टर्म्स है, ये सारा जो इम्प्लीमेंटेशन है अंडर दिस एक्ट, वी कैन स्टार्ट एट द अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली एज, दैट विल बी वेरी ग्रेट इंटरवेंशन काइंड ऑफ थिंग। टाइम कम है। I would like to tell you that there are the many other act, many other current policies you have to look into it on the early education or early childhood education और early intervention में, जो कि आपका NEP 2020 है। ये बहुत ही अच्छे से बोल रहा है कि बचपन से कैसे हम किसी बच्चे में पूरा उसको हम एजुकेट करें, किस तरह से उसका स्किल बिल्डिंग करें। और एक बहुत ही आप सभी को पढ़ना चाहिए, नेशनल पॉलिसी ऑन द चिल्ड्रन है 2013 का। वो वहां पर उस पॉलिसी में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है। फॉरगेट अबाउट द आरपीडी एक्ट, आप इसका रेफरेंस मत लो, बट हमारे पास जो दूसरी पॉलिसीज है, दूसरा कोई एक्ट है, दूसरा कोई प्रोविजन है, हम उसका भी तो रेफरेंस ले सकते हैं। तो यू मस्ट रीड इफ यू वांट टू वर्क, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, यू मस्ट रीड द नेशनल पॉलिसी फॉर द चिल्ड्रन 2013 का। और एक बड़ा सा पॉलिसी है, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी, ECCE पॉलिसी, ये भी 2013 का है। आप उसको पढ़िए, उसमें देखिए आपको हर प्रकार के डिसेबिलिटीज के बारे में बातचीत की गई है, हर प्रकार के एकोमोडेशंस के बारे में बातचीत की गई है। आप एक अर्ली चाइल्डहुड केयर कैसे कर सकते हैं, एक इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत की गई है। इवन की नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर द चिल्ड्रन 2005 का, वो भी बहुत बढ़िया टूल है। एक पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं है, एक अपने कंट्री में एक नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी है, आई थिंक बहुत पुराना पॉलिसी है। आई वाज
बहुत पहले मैंने पढ़ा था इसको। वो बहुत अच्छा है। उसमें क्या क्या हमें कैसे खिलाना चाहिए, कोई बच्चा खाने के कारण डिप्राइव्ड है तो क्या क्या करना चाहिए, कौन क्या कर सकता है, वो हम बात कर सकते हैं। लेकिन इस सब में, इन सारे पॉलिसीज में, if you are working or if you are running any kind of early intervention program, वहां पर हर एक एक जो व्यक्ति को चाहिए कि जो गवर्नमेंट जो क्रिएट किया है कंप्रिहेंसिव नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013 का, उसको बड़े अच्छे से देखिए। वो बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है उसमें अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, ठीक है। उसमें फॉर्मेटिव स्टेज के बारे में है कि फर्स्ट 6 इयर्स में कैसे कैसे हम क्या करेंगे। उसमें बात कही गई है राइट टू अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के बारे में। इसमें अधिकार है, हर छोटे 0 to 6 इयर्स के बच्चे का अधिकार है कि उसका चाइल्डहुड डेवलपमेंट अप्रोप्रिएटली हो, बड़े अच्छे से हो। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर स्टेट पार्टी का इंटरवेंशन है। आप इस पॉलिसी को अगर पढ़ते हैं तो आपको बड़े ही कंप्रिहेंसिव वे में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में ज्ञान मिलेगा। और राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन टू सर्वाइवल, ये बात कही गई है। ग्रोथ के बारे में बात कही गई है इसमें, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। एक ऐसी डेवलपमेंट के बारे में उसमें आप मैं इसको बेसिकली मैंने जो आरंभ चाइल्ड केयर सेंटर के बारे में बात किया, my whole early intervention programs and this आरंभ चाइल्ड केयर सेंटर इज बेस्ड ऑन दिस ECC की पॉलिसी 2013। उसी के कंसेप्ट पे हम लोगों ने बनाया और इसका ये सक्सेसफुल है कि हर बच्चे को अच्छा केयर मिलता है, अच्छा लव मिलता है, नर्चरिंग अच्छा होता है, उसको प्रोटेक्शन भी है, उसका हेल्थ भी है, उसका न्यूट्रिशन भी है, उसका स्टिमुलेशन भी है, उसका प्ले है, एजुकेशन भी है, लर्निंग भी है। ओवरऑल वो अर्ली चाइल्डहुड केयर से निकलकर मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ने जाता है। तो दिस इज द हाउ द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम शुड रिफ्लेक्ट। तो मैं इतना ही आपसे आज कहूंगा एंड आई हैव 10 मिनट्स आप लोगों से बातचीत करने के लिए। इफ एनीवन हैज any questions, any suggestions, any supplements, please give your inputs. And I'd like to request JC Gupta sir कि if you have any, मैंने मुझे पता है कि अगर आप हैं यहाँ पर तो आपने जो है कि कुछ ना कुछ तो जरूर बनाया होगा तो प्लीज सर, I'll start from you, गुप्ता सर। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट नहीं हो रहा। Anyone who can help Gupta sir to unmute, or anybody who can yeah okay, सर ये तो देखिए कि सर्व विदित है एंड एवरीबडी नोज राउंड द ग्लोब इतनी रिसर्चेज हुई है जो कहते हैं अर्लियर द बेटर। और हम भी कहते हैं कि जितना जल्दी हम पहचान लें और जितना जल्दी हम इंटरवेंशन शुरू कर दें उतना ही उन बच्चों के अंदर जो इवॉल्व कर की बात कर रहे थे ना हम, तो उसमें इवॉल्व करने का मतलब है विकसित करना, विकसित होना। विकसित होने के लिए उसको हम डेवलप होने के लिए उसके विकास में हम उसको उतना मदद कर सकते हैं जो विकलांगता की वजह से उसके साथ में समस्याएं आने वाली हैं उनको ओवर करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है अगर हम अर्ली इंटरवेंशन शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है वो परेशानियां उसके एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में हो, रोजमर्रा नित्य प्रति के जो कार्यक्रम है उसमें हो, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, इन सभी क्षेत्रों के अंदर चाहे वो वोकेशनल हो, किसी भी क्षेत्र में वो जाएगा, वहां पर जो समस्याएं आने वाली है अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, इसलिए अर्ली इंटरवेंशन का जो महत्व है उसको हमें कम नहीं समझना चाहिए। दूसरा है कि अगर हम अर्ली इंटरवेंशन चाहते हैं तो उसके अंदर एक बहुत दिनों से बात चली आ रही है कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है। एवरी चाइल्ड बॉर्न शुड बी स्क्रीन। वो हमारे यहाँ आजकल हॉस्पिटल्स में तो होना शुरू हो गया है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं वो भी लोग बाग रेफर कर देते हैं। दे हैव गॉट देयर अलायंसेस कि भाई वहाँ जाकर के आप हेयरिंग टेस्ट करा लो, वहाँ जाकर के आप उसका विजन टेस्ट करा लो,
बाकी वो कर लेते हैं। बाकी जो हमारे यहाँ डिलीवरीज घर में होती हैं, घरों में होती हैं या ट्रेन डाइस के द्वारा की जाती है, वहां पर अभी भी स्क्रीनिंग का प्रॉब्लम है। तो वो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की तरफ हमको मुड़ना चाहिए। वी शुड एजुकेट द स्टेक होल्डर्स कि जो भी घर में आपके बच्चा पैदा होता है, जैसा आलोक जी ने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर एक बार उसका स्क्रीनिंग हम अवश्य करा लें कि वेदर द चाइल्ड इज एट रिस्क, क्या वहां पर उसके साथ में ऐसा तो नहीं है कि उसमें विकलांगता आ सकती है या उसका कोई अंश है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी दूर कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था वो ये है कि there is a great need of partnership between the stakeholders। हर एक स्टेक होल्डर जो है वो अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाता रहता है। पेरेंट्स एंड फैमिली जो है वो कहते हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं वो गलत है, हमारा बच्चा तो बहुत कुछ कर लेता है। तो वो इसी तरीके से प्रोफेशनल्स कहते हैं कुछ, वो कुछ कहते हैं, असेसमेंट वाले कुछ कहते हैं, एजुकेटर्स कुछ कहते हैं, सोशल वर्कर कुछ कहता है। तो एक अलायंस बहुत जरूरी है स्टेक होल्डर्स के बीच में, एक समझदारी बहुत जरूरी है उनके अंदर जो है ना, पार्टनरशिप बहुत जरूरी है कि वो ये ना समझे कि भाई ये मेरी पार्टनरशिप नहीं है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। एवरी स्टेक होल्डर हैज गॉट हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका अपना एक दायित्व है, उस दायित्व के दायरे में रह करके उसको अपना काम आगे करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं अभी कहना चाहता था। एंड आई थैंक रमेश पांडे एंड द टीम एंड आलोक जी फॉर अ वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव लेक्चर। बहुत सूचनात्मक सूचनाएं हमारे को प्रदान करी कि कौन कौन सी पॉलिसीज है, कौन कौन सी एक्ट है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर। इसमें जो अलायंस के बारे में है सर, जो आपने कहा कि हमें एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के बारे में, we have been working in मनोविकास, we have made some policies, और हम लोग यहाँ तक सिर्फ बिटवीन द थेरेपिस्ट और उसके ही बीच का अलायंस नहीं, फैमिली नहीं, हमने even we have worked little far more than to alliance with the school, alliance with the wherever we will give the transition to the children, even the alliance with the those who support for the aids and appliances। तो हमने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था, but somehow it is missing। Thank you for reminding कि हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। डॉक्टर आलोक, मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं जो बात नहीं कर रहा था वो एक सर, सामान्य रूप से इन जनरल कि हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी है। फॉर एग्जांपल मेडिकल लाइन में आपने एक डॉक्टर को दिखाया, उसने कुछ टेस्ट प्रेस्क्राइब किए, वो आप टेस्ट करा करके ले आए, फिर आप दूसरे डॉक्टर के उससे सेटिस्फेक्शन देंगे, दूसरे के पास में गए, उसने भी वही टेस्ट किए, करने की जी तो मैं करा चुका हूँ, बोले मैं इन पे विश्वास नहीं करता, आप मैं जो बता रहा हूँ उस पर करके लाओ। तो वो जो अलायंस जो है ना, वो मैं कहता था कि सभी के बीच में होना चाहिए। एक एनजीओ कर रही हो, 2 कर रही हो, 10 कर रही हो, नहीं, जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर इस अलायंस की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे। गुड सजेशन। एक इसमें मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसने अमॉन्ग द आशा वर्कर, अमॉन्ग द नर्सेस, अमॉन्ग द डॉक्टर, अर्ली इंटरवेंशन पे उसका एक बहुत ही अच्छा ये इस तरह का कोई गाइडलाइन है जो अलायंस को थोड़ा सा सपोर्ट करता है। यस, तो दैट वी नीड टू रेफर और वी कैन यूज इट फॉर फर्दर डेवलपमेंट कि हम कुछ इस तरह का कुछ बड़ा कर सके। एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग और वांट्स टू ऐड वही वाली बात मैं कहना चाहता हूं कि वन शुड नो वंस बाउंड्रीज। यस, कि हमें हर एक व्यक्ति को अपनी बाउंड्रीज का पता होना चाहिए कि भाई ये काम मेरा नहीं है, इसके बाद में मैं नहीं जाऊंगा। जी। तो हमको तो रेफरल की जो आदत है ना, एक वो बहुत ज्यादा डालनी चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सारे काम कर सकता हूँ। तो अर्ली इंटरवेंशन में जब ये स्टेक होल्डर्स हैं वो डोर टू डोर जाते रहते हैं, तो हमारे को प्रॉपर रेफरल करना चाहिए। तो वो तभी होगा जब हमारा अलायंस बढ़िया हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। एनीवन? हेलो। यस सोनू बोला, बताइए क्या हालचाल? जी नमस्कार सभी को। एक गुप्ता जी की एक कदम आगे लेके जाना चाहता हूं और उसके बाद एक छोटी सी एक समस्या रखना चाहता हूं। जैसे गुप्ता सर ने अलायंस का जिक्र किया, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कुछ स्पेशल बच्चों के जो बड़े मोटिवेटेड होते हैं या आप कहिए कि बड़े भरे हुए होते हैं उन थेरेपिस्ट या उन लोगों के द्वारा जिन एनजीओ में पेरेंट्स जाते हैं।
भले जैसे सर ने कहा कि बच्चा की क्षमता कुछ भी हो सकती है, लेकिन पेरेंट्स को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है ताकि वो रेगुलरली उनके एनजीओ में जाते चले जाएं। लेकिन वो जब जब थर्ड पार्टी पे पहुंचते हैं, हमारे तक आते हैं, हम उनका बेसिक इंग्लिश का स्क्रीनिंग ले, टाइपिंग कुछ लें या वो कुछ और असेसमेंट लें, तो शायद बच्चा अच्छा नहीं कर पाता। तो एक बड़ा एक गैप है जो सर ने अभी पॉइंट किया, मुझे लगता है इस पे हम इंक्लूसिव तरीके से कुछ काम प्लान कर सकते हैं। दूसरा सर, आलोक सर आपने बात की एसएलडी का, तो सर बहुत सारे हॉस्पिटल दिल्ली में ऐसे हैं जो एसएलडी का असेसमेंट करना नहीं जानते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। तो जो असेसमेंट नहीं होता तो उनका सर्टिफिकेट नहीं बनता है एसएलडी का। स्पेशली ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, राममनोहर लोहिया तक के अंदर भी अच्छा उसका आईक्यू दिखा के बोलते हैं कि आपका बच्चा विकलांग है ही नहीं। और पेरेंट्स कहते हैं कि स्कूल वाले बोलते हैं कि ये परफॉर्मिंग नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो लेकिन ये समस्या का कहीं ना कहीं जड़ ये है कि जो हमारा स्टाफ है, जो उसको बोर्ड्स हैं, जो बोर्ड का जो स्टाफ है वो डील करना नहीं आता, या उनकी ट्रेनिंग कम है कि वो एसएलडी बच्चे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और कुछ ओके, मैं सोनू यहाँ पर एक चीज लगता है कि आप खुल के नहीं बोल पाए, मैं और खुल के थोड़ा सा इसको बोल देता हूँ। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे खास करके दिल्ली में मशरूम ग्रोथ हो रहा है ऐसे एनजीओस का या फिर ऐसे प्रोफेशनल्स का। दे आर वेरी गुड इन वर्किंग इन द सेक्टर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर और अर्ली इंटरवेंशन एंड ऑल। वहां पर कुछ ना कुछ एक गाइडलाइन की जरूरत है। एंड देन डेफिनेटली इन द नेशनल ट्रस्ट वी हैव थॉट ऑफ इट कि कुछ इस तरह का एक गाइडलाइन होना चाहिए जहां पर 36 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं दिल्ली सरकार से, और लगभग सैकड़ों संस्थाएं काम कर रही हैं। और आप समझ गए जो मैं कहना चाहता था जी। तो वो गैप जो है वो कहीं ना कहीं हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एक प्रोविजन है कि जो भी संस्थाएं डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करेगी दे शुड गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। तो वो एक मुहिम नहीं बना कि जिससे कि वो संस्थाएं एक कहीं रजिस्टर्ड हो जाए तो वो अकाउंटेबल हो जाए, ऐसी बात नहीं हो पाई। तो ऐसे नॉन अकाउंटेबिलिटी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं इन द अर्ली इंटरवेंशन, वहां पर थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था इस बात का। और ये मशरूम ग्रोथ है, कहीं ना कहीं किसी को डेवलपमेंट मिल ही रहा होगा, लेकिन यस मेनी पेरेंट्स अलग अलग तरीके से लुटे जा रहे हैं वहां पर। उसके बारे में नहीं। और एसएलडी के बारे में सोनू, आप तो इतने अच्छे एडवोकेट हो, सेल्फ एडवोकेट हो, ओके। और सरकार ने अभी जो है डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा नोटिफिकेशन जारी किया है ना एसएलडी के असेसमेंट के बारे में। तो एक आध बार जो है आप एडवोकेसी करिए हॉस्पिटल्स के साथ उस नोटिफिकेशन को लेके। ऑलरेडी डिपार्टमेंट के साइट पर नोटिफिकेशन है एसएलडी के स्क्रीनिंग और असेसमेंट को लेकर। तो शायद वो हॉस्पिटल थोड़ा सा जागरूक हो जाए। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स जान के भी वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, स्क्रीनिंग नहीं करते या सर्टिफिकेशन नहीं करते। मैंने देखा, मैंने भी इसको अनुभव किया है। तो कहीं ना कहीं है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा अगर अलग तरीके से सोचें तो हो सकता है कि इसमें हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और किसी को कुछ कहना हो, कोई बात रखना हो? जी, किसी और को भी कोई बात कहनी हो? हाँ सर, मुझे कहना है। जी, एक ही बताइए, शुभ नाम क्या है आपका? हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। मैं अशोक बोल रहा हूँ। मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ और मुझे अपना एक सुझाव रखना है कि ये ठीक है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के तहत एक 14 अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री का भी कुछ है। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसमें भी अर्ली इंटरवेंशन के लिए कुछ पहल की जा सकती है। एक सवाल मेरे जहन में है। दूसरी तरफ पीओसी पेरेंट्स कम्युनिटी अदर्स स्टेक होल्डर हैं, उसमें भी कुछ ठीक है, ये दूसरी तरफ काम कर रहे हैं। लेकिन एक इसमें मुझे ये कहना है कि साथ में जो अर्ली इंटरवेंशन पोर्शन है वो निश्चित रूप से आपने भी कहा कि देरी होती है, इसे देरी के लिए कैसे रोका जाए, इस पर कुछ बात आगे आनी चाहिए। तीसरा भी मैं केस देख रहा था, वो बच्चा हियरिंग लॉस का था, सर्टिफिकेट बना था, साथ में उसको सेरेब्रल पाल्सी भी था। तो बाद में करेक्शन 14 साल, उसका 16 साल होने के बाद में उसको सर्टिफिकेट डिजाइन दोबारा से किया। ऐसी मिस्टेकें होती हैं, उस पर भी थोड़ा कहीं टाइट मतलब कुछ बनना चाहिए। थैंक यू सो मच। देखो अशोक, बहुत अच्छा आपने हाईलाइट किया, ठीक है। और आपने जितना भी बात कहा है वो मुझे लगता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव में बहुत ही अच्छा आपने एक हाईलाइट किया है, उसको मैं बहुत ही अच्छे से समझ रहा हूँ।
जो एनईपी आ रहा है वहां पर एजुकेशन में अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बड़े अच्छे से, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे से बातचीत की जाएगी। और देखो कि धीरे धीरे एनईपी लागू होना स्टार्ट हो जाएगा और बड़े अच्छे लेवल में आई थिंक सो कि हम लोग छोटे बच्चों का एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन, हैबिलिटेशन नॉट द रिहैबिलिटेशन, हैबिलिटेशन वी कैन स्टार्ट द एकेडमिक हैबिलिटेशन। तो वो एनईपी का थोड़ा सा आपको करना चाहिए। और दूसरा चीज जो आपने कहा कि डिलेड इन स्क्रीनिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं देखता हूँ कि जितने बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में जन्म ले रहे हैं, क्योंकि मैं उस कमिटी में भी हूँ जहां पर ये स्क्रीनिंग कमिटी, पूरे नेशनल स्क्रीनिंग कमिटी है, वहां पर मैं देखता हूँ साल में एक आध बार मीटिंग होती है, तो मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे रिपोर्ट्स उसके हैं। तो जितने बच्चे सरकारी हॉस्पिटल्स में जन्म ले रहे हैं उसको तो वो आंगनबाड़ी आशा वर्कर वो मॉनिटर करके उसका एक साल में एक बार ये कम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग कर लेते हैं, जिससे कि एटलीस्ट पता चल जाता है कि उस बच्चे में कुछ ऐसा है कि नहीं। लेकिन जो रिपोर्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जन्म ले रहे हैं या फिर इस तरह से जन्म ले रहे हैं, वहां पर साल में एक बार उसकी एक एट रिस्क वाली स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्क्रीनिंग का है वो एक बड़ा सा गैप इसलिए है कि सरकारी वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल में के साथ उस बच्चे का कंसर्न होना। और जो ये HI विथ CP वाले बच्चे के बारे में जो बात किया ना आपने, वो हमें लगता है मल्टीपल डिसेबिलिटी का एक बच्चा होगा, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी का। तो आप अशोक, आप जितने भी लोग हो यहाँ पर, प्लीज मैं आप सभी को कहूंगा कि जो हमारा RPWD एक्ट का के बिहाफ पे जो डिसेबिलिटी को कैसे हम स्क्रीन करते हैं, कैसे सर्टिफाई करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। अगर कोई बच्चे को 2 प्रकार की डिसेबिलिटी है और उसका मिला के एक मल्टीपल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनना चाहिए, उसके फॉर्मूले हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इसको आप उस पूरे गाइडलाइन को, पूरे उस क्या नाम है नोटिफिकेशंस को आप लोग डाउनलोड कीजिए। वो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। यू ऑल मस्ट रीड इट और सो दैट यू कैन गाइड टू द डॉक्टर्स। बेसिकली क्या होता है, जो वो सर्टिफिकेट बनाने वाले डॉक्टर्स हैं उसको फॉर्मूला नहीं पता होता, इसलिए वो चाहे तो HI का सर्टिफिकेट दे दिया, चाहे तो CP का सर्टिफिकेट दे दिया, उसके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो मल्टीपल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू कर पाए। नंबर 1। नंबर 2 कि जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अभी धीरे धीरे उन सब में ये 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में अब पता चल रहा है कि इस तरह के हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करने चाहिए। तो आने वाले समय में मे बी समथिंग विल बी, यू विल फाइंड कि कुछ अच्छा होगा सर्टिफिकेट से रिलेटेड। यस, I think I have finished, so I will say thank you so much to all CRC Lucknow team for allowing me to, मैं कहूँगा कि for allowing me to explore more on the early intervention। मैंने जब यहाँ पर आज आने से पहले भी मैं कई दिनों से अपने जहन में सोच भी रहा था कि क्या क्या चीज कैसे कैसे क्या क्या बोलना है। तो आपने मुझे मौका दिया कि हम एक्सप्लोर हो पाए, मैं खुद इंफॉर्मेटिव हो पाऊं अर्ली चाइल्डहुड केयर और इंटरवेंशन के बारे में, मैं खुद इसके बारे में अच्छा सोच पाऊं। तो इसके लिए आपको, आप सभी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना सपोर्ट किया, थैंक यू ऑल। यू ऑल आर द इंस्पिरेशन। यहाँ पर जितने लोग हैं आप सभी प्रेरणा के स्रोत है। मैं तो यही कहूंगा, आप सभी से सभी को प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से इंटरेस्ट लेके आज यहाँ पर आए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके मैं CRC टीम में जितने भी लोग हैं, डॉक्टर रमेश पांडे जी को तो बहुत ही साधुवाद कि वो बहुत अच्छा अवसर हमें दिया आज यहाँ पर आने का। राजीव रंजन जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं, मुझे पता है। नागेश पांडे जी तो इतना मैं देखता हूँ उनको पूरे इसमें कि वेबिनार्स में बहुत बहुत आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उदय प्रताप जी को भी फॉलो करता हूँ, भारत भूषण जी को, सभी को मैं फॉलो करता हूँ, आप पूरे टीम को फॉलो करता हूँ। तो आई विल से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द चांस टू ज्वाइन दिस वेबिनार। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, आलोक सर। तो बोलिए मैडम, बोलिए शिवांगी। हाँ नमस्कार सर, थैंक यू सो मच
बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन सेशन है। लेकिन सर मेरा एक एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। मेरा नाम सुभागिनी साहू फ्रॉम उड़ीसा भुवनेश्वर। हमारा एक राउरकेला स्टील प्लांट में हम लोग पेरेंट्स एसोसिएशन वाला एक अर्ली इंटरवेंशन वो डिपार्टमेंट खोला हुआ है डॉक्टर का साथ मिला के, वो जो IGH इस्पात मेडिकल हॉस्पिटल में हम लोग CBR प्रोग्राम कर रहे थे साहब। और 3 महीना के अंदर एक्सपर्ट तो बुला के आशा कर्मी आंगनबाड़ी कर्मी को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे। और उस पे थेरेपी वाला भी आते हैं और उसमें भी थोड़ा कुछ टाइप बेंचमार्क सीवियर ये सब कैटेगरी करके उधर हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। अभी बहुत दिन हो गया सर, बहुत लाभवान होता है। लेकिन हम चाहते हैं खाली ओनली 1 जगह में नहीं होके और सब हर जगह में होना चाहिए। जैसे हमारा RPD एक्ट में है वो जो जितना एक्टिविटी कुछ नहीं होता है वो होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया सजेशन मैम, बहुत ही उम्दा सजेशन है कि हर जगह हमें वो करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच भारत भूषण जी और आपकी टीम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पेरेंट्स कम्युनिटी एंड अदर स्टेक होल्डर इन अर्ली इंटरवेंशन एज पर RPWD एक्ट 2016 ऑनलाइन वेबिनार में मैं भारत भूषण CRC लखनऊ परिवार की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में एक बृहद उद्बोधन प्रदान कर हम सभी को ज्ञान प्रदान करने हेतु मैं आदरणीय डॉक्टर आलोक कुमार भुवन सर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उन सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग जन संस्थान नई दिल्ली के निदेशिका आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम का, जिनके मार्गदर्शन से हम यह कार्यक्रम कराने में सफल हुए हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा CRC लखनऊ के निदेशक महोदय आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जो हमेशा कार्यक्रम कराने के लिए हम सभी को प्रोत्साहित करते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं और इसी वजह से आज का यह कार्यक्रम सफल हुआ। मैं विशेष रूप से एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा आज के प्रखर वक्ता आदरणीय डॉक्टर आलोक कुमार भुवन सर का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरी निवेदन को स्वीकार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम से जुड़े सभी सम्मानित सदस्यों का, सभी सम्मानित अभिभावकों का, जिनकी उपस्थिति के बिना यह कार्यक्रम अधूरा रहता। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग CRC लखनऊ। मैं धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूँगा आदरणीय श्री नागेश पांडे सर, लेक्चरर BI CRC लखनऊ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उदय प्रताप सिंह ECSC टीचर CRC लखनऊ, जो इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा CRC के हमारे सभी ऑफिशियल सहकर्मी एवं विशेष रूप से IT कंसल्टेंट आदरणीय सुमित गिरी जी का, जिनके सहयोग से यह ऑनलाइन वेबिनार से को सफल कराने में मदद कर कार्यक्रम को सफल कराने में सहयोग किए। मैं बहुत जल्द नए टॉपिक, नए समय और नए तिथि के साथ CRC लखनऊ के ऑनलाइन पटल पर फिर से मिलने के वादे के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त करता हूं। पुनः आप सभी को एक बार फिर से सादर धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनोज।